हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और अपना ये महिला और बाल अपराध पर जो सीरीज शुरू की है अपने ने, उस पर दूसरा वीडियो है। और एक तरीके से इसको भी आप एक इंट्रोडक्शन वीडियो की तरह ही ले सकते हैं। और इससे जस्ट जो पहले वाला वीडियो है उसको जरूर देखना। और थोड़ा सा मैं हताश हूं कि भाई उसमें मैंने कुछ 2 क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े थे, लेकिन उसके आंसर आपने नहीं दिए हैं। कुछ बच्चों ने पर्सनल मैसेज करके जरूर दिए हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जाएं और उसके आंसर जरूर दें। और इसी वजह से उन दोनों ही क्वेश्चंस पे अपने इस लेक्चर के अंदर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे और इस पर अगले लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि एक लेक्चर अपने पूरा क्वेश्चंस आंसर पर ही बनाए, जिसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे लेके आऊं और अपने एक तरीके से यूं समझिए ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट पे उस पे चले। ठीक है, और ये पूरी तरीके से लाइव रहेगी वो क्लास, जिसमें अपने क्वेश्चन आंसर पर जो है चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास जो है वो है महिला और बाल अपराध के पर, और एक तरीके से इसे इंट्रोडक्शन ही माने। देखिए, कई बार हमें लगता है कि महिला और बाल अपराध में क्वेश्चंस जो हैं वो केवल और केवल धाराओं पर, सेक्शंस पर, जैसे आईपीसी के सेक्शंस, धाराएं वगैरह इन्हीं पर आएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अभी जैसे भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड वगैरह के सेक्शंस या धाराओं पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई बार बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं और हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा इस क्लास में भी अपने जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महिला और बाल अपराध की अपनी क्लास नंबर 2। इसका इंट्रोडक्शन ही चलेगा एक तरीके से, लेकिन काम की बातें होगी। तो अचीवर्स एकेडमी और नाम ही काफी है, और साथ ही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और कि भाई अपने अचीवर्स एकेडमी बिना कोई स्पेस दिए 5454 ये अपना टेलीग्राम चैनल का पता है, एड्रेस है। तो टेलीग्राम चैनल से तुरंत जुड़ जाइएगा, क्योंकि इनसे संबंधित जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूं या कोई और टीचर्स पढ़ाते हैं, उनसे संबंधित पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाती है। और एक छोटी सी चीज और, ये क्लास जो हो रही है इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास है, इन दोनों के ही नोट्स जो हैं, जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैं आज या कल तक टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, तो उन्हें भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है और थोड़ा सा आपको और नॉलेज हो जाएगा कि महिला और बाल अपराध पर आपको कैसी चीजें और क्या चीजें पढ़नी है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, महिलाओं के विरुद्ध अपराध है कानूनी प्रावधान। महिलाओं के विरुद्ध अपराध है कानूनी प्रावधान। चलिए, थोड़ा सा मेरे को लगा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखिए, महिलाओं के विरुद्ध अपराध व कानूनी प्रावधान में हम देखेंगे सबसे पहले कि महिला और बाल विकास के लिए कौन सा विभाग या कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। कौन सा विभाग या कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो भाई सीधा सा है, महिला एवं बाल विकास विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग। और इससे संबंधित क्या चीजें हमें याद रखनी है? तो भाई, इस महिला एवं बाल विकास विभाग का जो है गठन या स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। किसके लिए, कब की गई थी? 1985 में की गई थी। महिलाओं और बालकों के समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, के लिए अत्यधिक अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए। चलिए, ये तो इसका उद्देश्य हो गया। क्या? महिला और बच्चों का समग्र विकास। कैसा विकास? ओवरऑल डेवलपमेंट, समग्र विकास। चलिए, ठीक है भाई। तो महिला व बाल विकास विभाग स्थापना कब? 1985, याद कर लेना इसे। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
या कौन से मंत्रालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई? तो भाई मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? थोड़ा सा हो सकता है छोटा हो, इसीलिए मैं साइड में लिख भी रहा हूं मानव, लेकिन पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी तो उसमें एकदम क्लियर दिखेगा। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। साथ ही ध्यान से सुनना, 30 जनवरी 2006, 30 जनवरी 2006 को, कब? 30 जनवरी 2006, एक एक तारीख अपने को याद रखनी है। इस विभाग का नाम परिवर्तित करके इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर दिया गया। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर दिया गया। तो भाई देखिए ध्यान से, महिला और बाल विकास विभाग था ये, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई? 1985 को। किसके अंतर्गत की गई? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, 30 जनवरी 2006 को इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में बदल दिया गया। चलिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिल्ली में स्थित है। बहुत ही कॉमन सी चीज है, ठीक है, कॉमन सेंस लग जाएगा। अगली चीज, इस मंत्रालय का प्रमुख जो है वो कैबिनेट स्तर का, इस मंत्रालय का प्रमुख कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। वर्तमान में केंद्र में स्मृति ईरानी जो है वो इस कार्यभार को संभाले हुए है। कौन से मंत्रालय का? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। और राजस्थान में राज्य महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ममता भूपेश। समझाने वाली बातें बहुत ही कम और रटने वाली बातें बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये चीजें आपको एकदम एग्जैक्ट याद होना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। और ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि भाई ये कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन अगर हमें ये चीजें याद है तो हमारा क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हमने क्या देखा? आगे बढ़ने से पहले महिला एवं बाल विकास विभाग की बात करी। इसकी स्थापना 1985 में हुई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत, और 30 जनवरी 2006 को इसका नाम बदलकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कर दिया गया। ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और इसका जो प्रमुख होता है वो कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है, और वर्तमान में है स्मृति ईरानी। और राजस्थान में वर्तमान में राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ममता भूपेश। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो थोड़ा सा सीखने का प्रयास कि कैसे अपने डिजिटल बोर्ड को यूज कर सकते हैं। तो अब हो सकता है ये आपको थोड़ा सा साफ दिख रहा हो, भाई थोड़ा छोटा था, कोई बात नहीं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। और नेक्स्ट में आ जाते हैं। अब देखिए, ये जो मंत्रालय है इसके अंतर्गत कुछ योजनाएं हैं, ठीक है, वो हमें
पढ़नी है भाई। सबसे पहली है ICDS, सबसे पहली योजना है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसे हिंदी में समेकित या एकीकृत बाल विकास योजना कहेंगे, समेकित या एकीकृत बाल विकास योजना कहेंगे। इसके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, सीधे और स्पष्ट पॉइंट क्या है भाई। इस योजना की शुरुआत 1975 में हुई थी, इस योजना की शुरुआत 1975 में हुई थी, ठीक है, या इसे 1975 में लॉन्च किया गया था। अब देखिए, यह एक अद्वितीय प्रारंभिक बचपन विकास कार्यक्रम है। ये क्या है? प्रारंभिक बचपन विकास कार्यक्रम, थोड़ा सा याद रखना। और छोटे बच्चों में भारत में या भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है कुपोषण को लेकर। किसको लेकर? कुपोषण को लेकर, क्योंकि गरीबी जो है, गरीबी रेखा से नीचे जो है बहुत बड़े पैमाने पे लोग हैं, कहाँ? भारत में। तो यहाँ पर छोटे बच्चों में एक जो समस्या देखने को मिलती है, ठीक है, वो अपेक्षित जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनमें वो है कुपोषण। साथ ही देखिए, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती और नर्सिंग माताओं के विकास आवश्यकताओं को संबोधित करता है। कहीं ना कहीं गर्भवती महिलाएं और बच्चों के विकास से संबंधित ये योजना है। और कहीं ना कहीं ये किसको लक्ष्य करता है? कुपोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को। लाभार्थी, इसके लाभार्थी कौन है? 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे, 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं, 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाएं। 1991 ये योजना शुरू कब हुई? 1975। और 1991 में किशोरा अवस्था की लड़कियों को गैर औपचारिक शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण पर प्रशिक्षण देने के लिए भी इस योजना को विस्तार किया गया। और कब तक? 18 वर्ष की आयु तक। कब तक? 18 वर्ष की आयु तक। तो 18 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था की लड़कियों को गैर औपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। कब से? 1991 से। तो एक एक पॉइंट याद कर लीजिएगा भाई, इस स्कीम से संबंधित, ICDS से। बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा, जहां तक मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल उन्हीं को समावेश करके, उन्हीं को केवल आपके सामने रखकर सीधा सीधा आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। स्वयं सिद्धा, देखिए भाई, अगली जो योजना है वो है स्वयं सिद्धा। तो इस पर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो क्या आ सकता है, तो डिस्कस करेंगे। स्वयं सिद्धा तो मंत्रालय द्वारा, कौन से मंत्रालय द्वारा भाई? थोड़ी देर पहले ही जिस पर हमने चर्चा की है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। तो मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित महिलाओं के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। और महिलाओं का एम्पावरमेंट कैसे होगा भाई? तो ये एम्पावरमेंट का मतलब है उन्हें रोजगार प्रदान करना, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, ठीक है, किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े, आत्मनिर्भर बनाना के लिए एक समेकित स्कीम है। ये समेकित का मतलब जो सभी बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं को, भाई जब महिलाओं को लाभ पहुंचाए, ठीक है। स्वयं सिद्धा भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2001 में, याद कर लेना भाई, 2001 में प्रारंभ की गई। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण, कैसा सशक्तिकरण? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण
की समन्वित योजना है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, सशक्तिकरण तो है, लेकिन कैसा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण। थोड़े बहुत पॉइंट है, याद रखना एकदम। इसके अंतर्गत महिलाओं के स्वयं सहायता ग्रुप, स्वयं सहायता ग्रुप आपने सुने होंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और इनका शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखें, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह। क्या होता है भाई? छोटे छोटे उद्योग हैं, जैसे मान लीजिए पापड़ बनाने का उद्योग, तो 5 या 6 या 10 महिलाएं मिलकर ये एक छोटे पैमाने पर पापड़ बनाने का कार्य शुरू करती है, या किसी गांव में इस तरीके के छोटे छोटे समूहों में महिलाओं को बांट दिया जाता है और वह कोई अपने छोटे छोटे उद्योग शुरू करती है, तो उन्हें, उन छोटे छोटे ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं या स्वयं सहायता समूह बोलते हैं। तो इनको छोटी बचत हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, इनको छोटी बचतों हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं का वित्तीय समावेशन है भाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। देखिए, फाइनेंशियल सुविधा इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, महिला जो होती है घर में, खास तौर से गरीब घरों में, उसे वित्त के लिए, पैसों के लिए निर्भर रहना पड़ता है। किस पर? घर के आदमियों पर। लेकिन अगर वह खुद का कोई उद्योग करे, खुद का कोई धंधा करे, या फिर जो सरकार का जो पैसा है सब्सिडी वगैरह का, वो उस महिला के खाते में आए, तो वो पैसा सीधा उस महिला के पास आ रहा है, और एक तरीके से महिला जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग वगैरह से जुड़ रही है, जो पहले बिल्कुल उससे दूर थी। पहले ये काम या इससे जुड़ाव केवल घर के पुरुषों का था, लेकिन जब महिलाओं को फाइनेंशियल सर्विस से, बैंकिंग से, इन चीजों से जोड़ा जाता है, आत्मनिर्भर बनाया जाता है, तो इसको वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। तो भाई यहां पर देखिए, ध्यान से सुनना, महिलाओं के वित्तीय समावेशन, ठीक है, साथ ही साथ महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी सशक्तिकरण हेतु महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूहों को छोटी बचत हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 2001 में केंद्र सरकार, कौन सी सरकार? भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? स्वयं सिद्धा योजना चलाई गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है भाई, और इसका शॉर्ट फॉर्म है NCPC, नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, इस पर क्या क्वेश्चन आ सकता है? और इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये इसकी स्थापना कब की गई और कौन से अधिनियम के तहत की गई? क्या? देखिए ध्यान से सुनना भाई, जैसे ओबीसी से संबंधित जो आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित एक आयोग है, ठीक है, एक आयोग SC से संबंधित है, अनुसूचित जाति से संबंधित है, एक आयोग ST से संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, और इन तीनों के बारे में ही देखिए, इन तीनों के बारे में ही हमारे संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। इसीलिए ये तीनों संवैधानिक आयोग कहलाते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संवैधानिक आयोग है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता, लेकिन संसद में एक कानून बनाकर इसे स्थापित किया गया था। इसी वजह से ध्यान से सुन लेना, ये एक विधिक आयोग है। कैसा आयोग है? यह एक विधिक आयोग है। संवैधानिक आयोग तो नहीं है, लेकिन विधिक आयोग जरूर है। क्यों है? क्योंकि इसकी स्थापना संसद मतलब केंद्र सरकार के द्वारा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, कौन सा? बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब? 2005
के द्वारा मार्च 2007 में इसकी स्थापना की गई। भाई अधिनियम है 2005 का, कानून है 2005 का और इसकी स्थापना है 2007 की। एक स्पेशल नोट जो अपने को याद रखना है, बालक के रूप में कौन से व्यक्ति को शामिल किया जाता है। जब हम भारत में कानून में ये जो बालक शब्द पढ़ते हैं तो नॉर्मली आप याद रखना इस चीज को कि बालक में 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति। जब हम बालक शब्द लिखते हैं तो इसका मतलब 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आई होप स्वयं सिद्धा और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल आपका क्लियर है। और एक छोटा सा चीज, ये एक विधिक आयोग है और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं मैं, हालांकि महिला और बाल अपराध टॉपिक से संबंधित नहीं है लेकिन स्टिल आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई देखिए ध्यान से, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। देख तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, एक नेशनल कमीशन फॉर एससी है और एक नेशनल कमीशन फॉर एसटी है। ये तीनों ही संवैधानिक आयोग है। ठीक है, विधिक आयोग और संवैधानिक आयोग में क्या अंतर है मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया। इनके बारे में प्रावधान संविधान में दिए गए हैं और विधिक आयोग वो होते हैं जिसे संसद कोई विधि द्वारा स्थापित करता है। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि संविधान में कौन से अनुच्छेदों में इनसे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस अपने इकट्ठे होते जा रहे हैं और बिल्कुल मेरे दिमाग में है और आपके सामने सारे आंसर लेके आऊंगा। लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि कमेंट बॉक्स में आप ये आंसर जरूर करेंगे। और पिछले लेक्चर में भी मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़े थे। कमेंट बॉक्स के अंदर उन आंसर्स का मुझे वेट रहेगा, खास तौर से वो स्टूडेंट्स जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूं और जो बाकायदा इन क्लासेस को देख के नोट्स तैयार कर रहे हैं। उनसे मेरी पूरी अपेक्षा है कि भाई यहाँ कमेंट बॉक्स में आप ये इन तीनों का और साथ ही पिछली क्लास में पूछे गए दोनों ही प्रश्नों का आंसर जल्द से जल्द उपलब्ध कराओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपना योजना है इसी मंत्रालय की, उसके बारे में बात करते हैं और ये योजना है किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना ये क्या है? किशोरी शक्ति योजना में सबसे पहले तो 11 से 14 वर्ष की लड़कियों को शामिल किया जाता है। लेकिन 11 से 14 वर्ष की कौन सी बालिकाएं या कौन सी लड़कियां? तो भाई जो स्कूल न जाने वाली, स्कूल न जाने वाली सभी लड़कियों को पूरक पोषाहार प्रदान करने हेतु। देखिए आपको सबको पता है भाई सरकारी स्कूलों में पोषाहार उपलब्ध कराने की योजनाएं चलती है। लेकिन वो बच्चे जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जाते हैं और खास तौर से किशोरियां या लड़कियां, उनके लिए योजना है 11 से 14 वर्ष की बच्चियों के लिए। उन्हें एक वर्ष में, ध्यान से देखना, उन्हें एक वर्ष में 300 दिनों के लिए, एक वर्ष में 365 में से 300 दिनों के लिए 600 कैलोरी। भाई कई बार छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं तो 600 कैलोरी, ठीक है, और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान किया जाएगा। उन्हें घर ले जाने के लिए खाना और मौके पर पका हुआ भोजन भी दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत? किशोरी शक्ति योजना। हालांकि टॉपिक अपना जो है वो महिला और बाल अपराध है, लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाओं और बच्चों से संबंधित वो योजनाएं जिनका क्रियान्वयन कौन करता है भाई? महिला और बाल विकास मंत्रालय करता है, उस पर भी अपने चर्चा कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे क्लास जैसे आगे बढ़ेगी उसमें अपने मेन टॉपिक्स पे आते चले जाएंगे और नेक्स्ट क्लास से ही अपने अपराध और इनसे संबंधित जो धाराएं हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पे आएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि संडे तक
मैं ये सारा जो चीजें हैं आपकी कंप्लीट करवा दूं, चाहे भले ही संडे को अपने को एक बड़ी मैराथन क्लास जो है, बड़ी मैराथन क्लास जो है इसके लिए क्यों ना लगानी पड़े। अगली चीज, जैसा कि अपने अपराध के बारे में बात की अभी, तो अपराध क्या है? तो सिंपल सा आंसर होगा कि भाई अपराध क्या है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कानून का जो कानून जो बनाए जाते हैं संसद के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, कानून का, संविधान का, नियम का, ठीक है, कानून का, संविधान का या नियम का उल्लंघन किया जाता है तो वह अपराध कहलाता है। और वास्तव में देखिए अपराध जो होता है उसका समाज पर एक बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ता है। कहीं भी कोई हिंसा की घटना होती है तो भाई देखिए, हम उस हिंसा की घटना को जब अखबार में पढ़ते हैं तो हमें भी अंदर ही अंदर कहीं ना डर लगता है। शहर में अगर चोरियां बढ़ गई है तो हम भी घबरा जाते हैं कि हमारे घर में भी चोरी ना हो। तो ये एक तरीके का अपराध है भाई, ठीक है। इसे ही अपराध की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि समाज पर बड़े स्तर पर इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। अगली चीज, क्या अपराधों का रिकॉर्ड भी रखा जाता है? क्या अपराधों का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है? बिल्कुल रखा जाता है। कौन रखता है? तो भाई देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। कौन रखता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसका ब्यौरा या इसका रिकॉर्ड रखता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड विभाग। एनसीआरबी के वर्तमान महानिदेशक, तो भाई देखिए वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो देखिए विवेक गोजिया हैं, लेकिन मैंने साथ साथ में रामफल पंवार भी लिखा है। तो रामफल पंवार जो थे वो थे और हाल ही में इनकी जगह श्री विवेक गोजिया जो हैं वो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के महानिदेशक बन गए हैं या नियुक्त हो गए हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। और अब देखिए भाई, एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 1986 में है। गृह मंत्रालय के तहत अपराध और अपराधियों की सूचना संग्रह हेतु किसके तहत? गृह मंत्रालय के अधीन, ठीक है। किसकी सिफारिश पे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टंडन समिति। रवीना टंडन सुना है ना भाई, उसी से याद रख लेना भले। टंडन समिति की राष्ट्रीय पुलिस कमीशन 1977 से 81 और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स 1985 को दी गई सिफारिशों के आधार पर हुआ है। अपराध क्या है? संविधान का, कानून का, नियमों का उल्लंघन अपराध है जिसका समाज पर बहुत बड़े स्तर पर एक नेगेटिव इंपैक्ट जाए, वो अपराध है, ठीक है। क्या अपराध का कोई रिकॉर्ड है? बिल्कुल है, और ये एनसीआरबी का काम है, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का काम है। इसकी स्थापना कब हुई? 1986 में हुई। किसके तहत काम करती है? यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। क्या काम है इसका? अपराध और अपराधियों की सूचना को संग्रहित करने का, ठीक है। इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पे हुई है? टंडन समिति की सिफारिश पे। ये टंडन समिति ने सिफारिश दी किसको? राष्ट्रीय पुलिस कमीशन 1977 से 1981 और गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स 1985 को इसने अपनी सिफारिशें दी। और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर, टंडन समिति की सिफारिशों के आधार पर किसकी स्थापना हुई? एनसीआरबी की स्थापना की गई। इसका काम क्या है? अपराध और अपराधियों की सूचना को संग्रहित करना, और यह टाइम टू टाइम रिपोर्ट जारी करती है। और इसकी 2020 की जो रिपोर्ट है उस पर अपने चर्चा करेंगे। लेकिन अपने को पता है भाई अपना टॉपिक क्या है? महिला और बाल अपराध। तो अपने कहीं ना कहीं
महिलाओं और बाल अपराध जो हुए हैं, महिलाओं पर अपराध और बाल अपराध जो हुए हैं, उन्हीं से थोड़ा सा क्या रखेंगे, कंसर्न रखेंगे, उन्हीं पर अपना पूरा फोकस रहेगा। अगर साफ नहीं भी दिख रहा है तो भी मैं साइड में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर हम हत्या, मर्डर की बात करें और वो भी महिलाओं के, तो देखिए, तो ध्यान से सुनना, इस एनसीआरबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार वयस्क महिलाओं की जो हत्या है वो अगर सभी राज्यों में मिला दिया जाए तो 7,140। ठीक है, 2019 की रिपोर्ट के बाद 2020 की रिपोर्ट, मतलब कितनी हत्याएं हुई है इस दौरान, 7,140 हत्याएं हुई है। और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 महिलाओं की हत्याएं हुई है। और इन दोनों को डाटा को अगर जोड़ दिया जाए तो ये महिलाओं की हत्या पहुंचती है 7,240 पर। सर्वाधिक की अगर बात करें तो सर्वाधिक महिलाओं की जो हत्या है उसमें 1 नंबर पर है पश्चिम बंगाल, और महिलाओं की हत्या का आंकड़ा है 868। देखिए अभी महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, लेकिन फिर भी महिलाओं की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल जो है वो पहले नंबर पर है। ठीक है, चिंता का विषय है। और ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है तो अन्य राज्य जो हैं वो उनकी गलतियां कहीं छुप जाती है, या वहां पर महिलाओं के पर अपराध या उनकी हत्या के मामले कोई बहुत ज्यादा कम है, ऐसा नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आता है महिलाओं की हत्या के मामले में, और यहाँ पर महिलाओं की हत्या का आंकड़ा है लगभग 800 या 798। राजस्थान कोई तीसरे नंबर पर नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अपने राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए मैंने राजस्थान का आंकड़ा अलग से रखा है। राजस्थान में महिला हत्याओं की संख्या 310 के करीब है। और अगर हम यूटी में बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, जहां कुल हत्याएं 100 है, तो उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है, और दिल्ली में महिला हत्या के मामले जो आते हैं वो है 68। ठीक है भाई, एनसीआरबी रिपोर्ट 2020 पर अपने चर्चा कर रहे हैं। अब अगर हम बालकों की, छोटे बच्चों के हत्याओं के मामलों की बात करें तो देखिए, तो ऐसे बहुत ही शर्मनाक चीज है ये, लेकिन स्टिल देखें तो अगर सभी राज्यों में छोटे बच्चे मतलब 0 से 18 जो अपने बोलते हैं, उनके कुल मामले देखें तो वो बैठते हैं 1539। केंद्र शासित प्रदेशों में बच्चों की हत्याओं के 43 मामले सामने आए हैं, और इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कुल मामले बैठते हैं 1582। पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो देखिए, महिला हत्या में भी पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल था, यहाँ पर बच्चों में भी पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, और 289 यहाँ पर हत्याएं बच्चों की देखने को मिली है। क्योंकि राजस्थान की अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान का आंकड़ा भी अपने को पता होना चाहिए। राजस्थान में बच्चों की हत्या के मामले 45 दर्ज हुए हैं, और यूटी के अंदर जहां 43 केस हमें कुल मिलाकर देखने को मिले हैं, पहले नंबर पर वही सेम दिल्ली है, और 13 मामले देखने को मिले हैं। किसके अनुसार? एनसीआरबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार, ध्यान रखना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एब्डक्शन एंड किडनैपिंग, व्यापहरण और अपहरण। एक तो शब्द है व्यापहरण और दूसरा शब्द है अपहरण। पहली चीज तो हमें इनके बीच का अंतर पता होना चाहिए। तो
पहले तो अपने ये डिस्कस करते हैं कि भाई इनके बीच में अंतर क्या है। व्यापरहन और अपहरण में अंतर, तो पहले देखिए, सीधा पढ़ते हैं और फिर सरल शब्दों में इसको देखेंगे। अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का किया जा सकता है, किसी भी आयु के व्यक्ति का किया जा सकता है, जबकि व्यापहरण केवल अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति का ही किया जा सकता है। मंद बुद्धि होते हैं ना भाई, ठीक है, किसी भी वजह से, तो अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति का ही किया जा सकता है। ऐसा अवयस्क, यदि व्यापरण की जब बात करें और अवयस्क की बात हो रही है तो पुरुष है, यदि यह अवयस्क पुरुष है तो इसमें 16 वर्ष से कम आयु का, और यदि स्त्री है तो 18 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। भाई ध्यान से सुन लेना, वापस से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। अपहरण किसी भी आयु के व्यक्ति का किया जा सकता है, जरूरी नहीं है 18 से ऊपर हो, किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति का किया जा सकता है। उसे जोर जबरदस्ती कहीं पर ले जाना, एक तरीके से सिंपल शब्दों में। लेकिन व्यापहरण केवल अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति का ही किया जा सकता है, और अगर ये अवयस्क व्यक्ति पुरुष है तो एज लिमिट है 16, और अगर ये स्त्री है तो एज लिमिट है 18। ध्यान रखना भाई, किसी भी व्यक्ति का स्वतः अपहरण किया जा सकता है, स्वतः अपहरण किया जा सकता है, जबकि व्यापहरण किसी विधि, इसको एब्डक्शन कहते हैं, किसी विधि पूर्ण संरक्षण की अभिरक्षा से ही किया जा सकता है। इसका मतलब है भाई देखिए, अपने जो एज प्राप्त कर चुके हैं 18 वर्ष से ऊपर की, तो अपने किसी अभिरक्षा में नहीं है, अपने किसी अभिभावक की संरक्षण में नहीं है, तो जब हमें जोर जबरदस्ती ले जाया जाएगा तो अपहरण होगा। और अवयस्क व्यक्ति या छोटा बच्चा जो होता है, एक तरीके से उसे उसके गार्जियन या माता पिता के संरक्षण की अभिरक्षा से हटाया जाता है, तो वो व्यापहरण कहलाता है। ठीक है भाई। अगली चीज, अपहरण में बल या छल का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, जबकि व्यापहरण में बल या छल का प्रयोग किया जाना आवश्यक नहीं है। भाई छोटा बच्चा बिना बल या बिना छल के भी कहीं ले जाया जा सकता है, जबकि किसी बड़े व्यक्ति को ले जाने के लिए बल या छल की आवश्यकता होती है। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है, छोटा सा याद रखना। अपहरण में यदि अपहरित व्यक्ति द्वारा स्वतंत्र सम्मति प्रदान की जाती है, तो भाई देखिए कई बार गलत केस भी होते हैं, कोई व्यक्ति खुद का ही अपहरण करा ले, खुद की मर्जी से ही चला जाए, तो अपहरण का अपराध गठन नहीं होगा, जबकि व्यापहरण में सम्मति का कोई महत्व नहीं है। छोटे बच्चे को पूछ रहे हैं, तो ये अधिकार छोटे बच्चे का नहीं है, उसके अभिभावक का है, माता पिता का है। हम कोई भी व्यक्ति अगर किसी छोटे बच्चे को कहीं ले जाता है तो वो अपने बचाव में ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो इसे पूछा था भाई कि चलेगा क्या मेरे साथ, और ये चला गया। तो देखिए छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और क्यों पता होनी चाहिए, इसका एक और चीज, ये देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, तो हो सकता है आपको व्यापहरण और अपहरण पे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। मैंने जैसा कि बोला, केवल धाराओं पर ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि स्वयं को किसी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध, स्वयं को या किसी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है। तो भाई अपने को पता है, इसे व्यायाम तो नहीं कहा जाएगा, इसे अहिंसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, ये नफरत हो सकती है, ये हिंसा हो सकती है। तो इसका आंसर है हिंसा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, और वैसा ही क्वेश्चन आपको व्यापहरण और अपहरण पे देखने को मिल सकता है। और बहुत ही सरल शब्दों में ध्यान रखना, वयस्क व्यक्ति का अपहरण होता है, वयस्क व्यक्ति का अपहरण होता है, और अवयस्क या
विकृत चित्त व्यक्ति का वह अपहरण होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। आ जाओ वापस स्लाइड पे। अपहरण और व्यभिचार के केस देखें तो महिलाओं के संदर्भ में, बच्चों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे महिलाओं के संदर्भ में। महिलाओं के संदर्भ में जितने भी भारत में राज्य हैं तो ऐसे केस हमें देखने को मिलते हैं 25,075 और केंद्र शासित प्रदेशों में 769 और इन दोनों को जोड़कर पूरे भारत में कुल जो ऐसे केस देखने को मिले हैं वो है 25,845। ठीक है, अगली चीज पहले नंबर पे कौन है, तो सबसे पहले नंबर पे 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश, 7,493 जो है अपहरण या व्यभिचार के केस देखने को मिले हैं महिलाओं के। राजस्थान दूसरे नंबर पे नहीं है, लेकिन राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई अपने, तो राजस्थान में ऐसे केस कितने देखने को मिले हैं भाई 2,685। और देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसमें दिल्ली जो है वो पहले नंबर पे नहीं है, जबकि पहले नंबर पर है एकदम जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में ऐसे मामले 557 देखने को मिले हैं, और दिल्ली में ऐसे मामले 209 देखने को मिले हैं। तो ये तो बात हुई महिलाओं के संदर्भ में, और अगर बच्चों के संदर्भ में देखें व्यभिचार और अपहरण, तो यहां पर तो व्यभिचार ही होगा, अपहरण नहीं होगा बेसिकली। तो राज्यवार पूरे भारत के राज्यों में अगर हम देखें तो हमें केस देखने को मिलेंगे 52,282, और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो 4,309, और अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो पूरे भारत में बच्चों के, अब अपहरण इसको बोल देते हैं लेकिन क्योंकि व्यभिचार अपहरण समझा चुका हूं, तो कुल केसेस जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 56,591। ठीक है, इसमें पहले नंबर पर बच्चों में अपहरण के पहले नंबर पर जो है वो टॉप पर है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में केस देखने को मिलते हैं 7,323, और राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी याद हमें रखना पड़ेगा, राजस्थान में केस देखने को मिले हैं 2,835। अच्छा, एक छोटी सी गलती होगी अपने से, क्या कि पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे नहीं है। ये स्लाइड बनाते समय भी मुझसे एक हल्की सी गलती हो गई थी और मेरे दिमाग में ही पश्चिम बंगाल बैठ गया। पहले नंबर पर भाई महाराष्ट्र है, और बाद में मैंने ये मिस्टेक ठीक करके इसमें जोड़ दिया था। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, और पश्चिम बंगाल जिसे हम पहले फालतू में ही पहले नंबर पे रखा वो बेचारा तीसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ भी केस कोई कम नहीं है। तो बच्चों में अपहरण के मामले में पहले नंबर पर महाराष्ट्र है जहां केस देखने को मिलते हैं 7,532। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश जहां केस देखने को मिलते हैं 7,336। ठीक है भाई, पश्चिम बंगाल नहीं, महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, और आप ये तीनों याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल पहले नंबर वाला ही याद रखें। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पर दिल्ली है, और दिल्ली में हमें केस देखने को मिलते हैं 3,862 केसेस, किसके? बच्चों के अपहरण के। अब देखिए, ये आज की अपनी लास्ट स्लाइड है, और अगली जो क्लास होगी उसमें अपने बहुत बड़े लेवल पर इन केसेस को एक बड़े लेवल पर, जैसे किडनैपिंग, ठीक है, मर्डर के लिए किडनैपिंग, ठीक है, या फिर रेप केसेस, इनको एक एक लेके करेंगे और इनसे संबंधित धाराएं जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये अपने आज की लास्ट स्लाइड है, और यहां तक एक बार अपने आकर रुक जाएंगे, और नेक्स्ट के अंदर बड़े लेवल पर इस पूरी रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, और साथ ही महिलाओं और
बालकों से संबंधित अलग अलग अपराधों की धाराओं पर चर्चा करेंगे और साथ ही जितना मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। ये वाली पीडीएफ भी और साथ ही मेरी हस्तलिखित हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है भाई, तो अपने को 6 से 10 क्वेश्चन जो हैं वो महिला और बाल अपराध पे मिलेंगे और अपने को एक भी गलत नहीं करना है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें अगर, ठीक है, तो इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता और स्पेशल लोकल लॉज, ठीक है। और जब ये नाम अपने सामने आने लग गए हैं तो आपको पता है नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हालांकि ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्या है कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम सभी राज्यों में देखें तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध की संख्या है भाई वो कितनी है, 3,57,363, 3,57,363। और केंद्र शासित प्रदेशों में ये संख्या बैठती है लगभग कितनी, 14,140। और जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो पूरे भारत में ये संख्या 3,71,503, 3,71,503 तक जाती है। और राज्यों में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों की संख्या जो है वो है 49,385, 49,385, लगभग 50,000 के करीब। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली जो है वो पहले नंबर पर है और यहाँ पर अपराधों की संख्या है 10,093। तो इसी स्लाइड से शुरू करेंगे और एक छोटी सी चीज आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। ये पहली ऐसी स्लाइड है जिसमें अपने राजस्थान की बात नहीं की, तो आप मुझे थोड़ा सा पता करके बताना कि महिलाओं के खिलाफ जो कुल अपराधों की संख्या है उसमें राजस्थान में कितने अपराध जो है वो नोट किए गए हैं, या जो ये रिपोर्ट है एनसीआरबी की इसके अनुसार कुल कितने केस हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा रटने वाली चीजें थी, लेकिन आपके सामने सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने रखी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल सीरियसली क्लास को अटेंड करना, और ये जो पीडीएफ है ये उपलब्ध करवा ही दूंगा और साथ ही साथ मेरे हैंड रिटन नोट्स भी अचीवर्स एकेडमी 5454 पर उपलब्ध हो जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और जैसा कि मैं ये क्लास रिकॉर्डिंग रहेगी क्योंकि बीच बीच में टाइम निकालकर मैं आ पाता हूं, तो बच्चों को एकदम रियल टाइम पर सूचना देना संभव नहीं हो पाता, तो ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो लेकिन जो अपनी मैराथन क्लास होगी कोशिश करूंगा कि इसका बहुत बड़े लेवल पर मटेरियल जो है या बहुत बड़े लेवल पर क्वेश्चंस जो है वो एक साथ एक ही क्लास में आपके सामने मैं ला सकूं, तो वो जो है वो बिल्कुल लाइव रहेगी और मोस्ट प्रोबेबली संडे के आसपास अपने रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में महिला और बाल अपराध पर अपने पार्ट 3 में। इंट्रोडक्शन लगभग खत्म हो चुका है और काम की चीजें जो है वो नेक्स्ट से शुरू हो जाएगी, लेकिन इन दोनों क्लासेस में भी काम की बातें ही हुई है और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर चर्चा हुई है और बहुत सारे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं उन पर चर्चा हुई है। साथ ही कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं और पूरा विश्वास है कि कमेंट बॉक्स में उनके आंसर आप उपलब्ध करवाओगे। तो चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, रात का समय है और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।